हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिकली 6th क्लास है और उसमें देख रहे हैं हमारे अतीत। और हमारे अतीत में हम लोग आपका चैप्टर चल रहा था कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। इसको हम लोग आपका देख रहे थे। अब देखिए, हमने देखा कि एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य कैसे है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि राज्य या साम्राज्य में क्या अंतर है। राज्य का राजा होता है और साम्राज्य का सम्राट। इसलिए हम अशोक को राजा ना कहकर अशोक को सम्राट के नाम से संबोधित करते हैं। ये हमने देखा। फिर हमने देखा उसने शेरों के कुछ चित्र बनाए थे जिनको हम लोग अपने रुपए पर भी उनको छाप उसको आपका देख सकते हैं। और एक बहुत लंबा जो इतिहास है वो भी उसमें आपका देखने के लिए हमको मिल जाएगा। और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पूरा दिखाया गया है। और हमने ये पढ़ा है कि जो अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। और आपको पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, वो किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। कौन? अशोक। और चाणक्य के, चंद्रगुप्त के समय में ही एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति जिनका नाम था चाणक्य, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र बुक लिखी है। और जिसका शीर्षक क्या है? राजनीतिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का शीर्षक क्या है? राजनीतिक विज्ञान है। हमने वंश की बात करी कि वंश क्या होता है। ठीक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक शासक बना, तो ऐसे किसी वंश को हम कह सकते हैं। क्लियर है? फिर हमने देखा कि क्या स्थिति थी आपका मगध के शासक सम्राट जो था अशोक की, कहां कहां पर उसने नगर महानगरों को बसाया हुआ था, कहां से वो आपका टैक्स ले रहा था। तो हमने तक्षशिला को देखा, पाटलिपुत्र को देखा, उज्जैन को देखा, व्यापारिक नगरी, व्यापारिक केंद्र, शिल्पकला वाले जो क्षेत्र थे उनको देखा, किसान पशुपालक कैसे रह रहे थे, कैसे सारी चीजों का आपका संग्रहण होता था। हमने एक एक करके बात देखी। आप आज फिर वापस देखिए, कहां पर तक्षशिला है, कहां पर गांधार है, कहां पर कालसी है, कहां पर मेरठ है। और आप देखेंगे उस युग में कुछ उसने अभिलेख बनाए थे। अभिलेख के माध्यम से क्या था, वो अपने राजा जो था अशोक सम्राट, लोगों को अपना मैसेज देना चाहता था। उसके लिए उसने स्क्रिप्ट, कुछ पिलर खुदवाए, उसने आपके पत्थरों पर, अभिलेखों पर कुछ चीजों को उत्कीर्ण कराया ताकि लोगों को सम्राट का, राजा का मैसेज सीधा जनता तक पहुंच सके और ये पता लग सके कि राजा जनता के बारे में कितना सोचता है। ऐसे बहुत सारे उल्लेख हमको मिले। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था, आप देख लीजिए वर्तमान कलिंग कहां पर है, ओडिशा के किस क्षेत्र में है। आप इसको गौर करके देख सकते हैं, आपको पूरा साफ साफ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़े। तो हमने देखा था राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है, साम्राज्य का प्रशासन किस आधार पर चलता है। इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे। और जो कुछ नगर थे या कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर राजा के ही पुत्र राजकुमार को आपका गवर्नर बनाकर वहां भेजा जाता था और स्थानीय आधार पर वहां जो था आपका शासन आपका चलता था। देखिए, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। उनका प्राइमरी क्या था कि जो भी आपको प्रादेशिक केंद्र हैं उन क्षेत्रों पर हम लोग क्या करें, जो केवल मार्ग हैं और नदियां हैं, अगर हम इन दोनों पर अपना अच्छा नियंत्रण कर लेंगे तो जो भी ट्रेड होगा या तो नदी के माध्यम से होगा या मार्गों के माध्यम से होगा। तो अगर हमारा उन पर अपना कंट्रोल रहेगा तो व्यापार हमारे हाथ में रहेगा, जो कि आप देखते हैं कि उसके आवागमन में भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में ये सारी बाप की चीजें आपको दिखाई दी थी। फिर राजधानी में सम्राट का क्या रूप था, कैसे अगर सम्राट आपका लोगों को दिखाई देता था या उससे मिलता था, कैसे एक अलग रूप में आपके सारी चीजें दिखाई देती थी। क्लियर है? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके में आते थे, वहां के रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीजें ला कर दें। अब कह रहे हैं कि जो लोग आपका जंगल में रह रहे हैं वो राजा को कर के रूप में क्या दे सकते हैं, या तो हाथी दे दे पकड़कर,
लकड़ी दे दें, मधु यानी कि शहद और मोम, इन चीजों को वो आपका राजा को या आपके सम्राट को वो आपका देते थे। अब हम बात करेंगे कि अशोक एक अनोखा सम्राट, क्या कारण था कि अशोक एक अनोखा सम्राट था, इसके विषय में हम लोग आपका जानने का प्रयास करेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाई थी, नंद वंश को समाप्त कर मगध पर अपना कब्जा किया था और पूरे विश्व में अपना डंका, अपना परचम लहराया। और आप जानते हैं कि उस समय सेलुकस निकेटस, जो आपका अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का जो आपका सेनापति था, उसको भी हरा देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो आप देखिए कितने प्रतापी राजवंश के वंशज हैं। तो अशोक कैसा है आपका? ध्यान दें, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। आपने बहुत सारे पिलर पढ़े होंगे, स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, और उसका मुख्य कारण क्या था कि हम लोगों तक अपने मैसेज, अपने संदेश कैसे पहुंचा सके। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। अगर आपसे पूछ ले कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो दो भाषा, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इनको ध्यान देना है, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया कि अभिलेखों का काम क्यों किया गया था, ताकि जनता तक अशोक अपने मैसेज को, यानी कि जो उसका संदेश है, वो वहां तक आपका पहुंचा सके। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार जो कलिंग है, मैंने आपको बताया कलिंग उड़ीसा का जो पार्ट है, ओडिशा, वर्तमान में ओडिशा है। ठीक, आपको उड़ीसा भी मिलेगा कहीं लिखा हुआ, तो उस पर हम लोग आपका बेसिकली बात करने वाले हैं। क्लियर है? देखिए, अब कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख, कह रहे हैं कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका बाद में एक अभिलेख लिखा गया, जो अशोक ने ही लिखवाया था, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा बना और राजा बनने के 8 साल के बाद उसने क्या किया? कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। मुझसे अपार दुख हुआ, और कह रहे हैं इससे क्या हुआ? उसे अपार का मतलब बहुत बड़ा दुख हुआ। लगभग कितने लोग मारे गए? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से लोग ज्यादा मारे गए। आप सोच के देखिए, 1 लाख लोग मारा जाना और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाए जाना, क्या कोई छोटा मोटा आपका युद्ध था? नहीं, उस समय का वर्ल्ड वार जैसा ही रहा होगा। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। कह रहे हैं कोई आपका स्वतंत्र देश होता है और उसको हम लोग जीतते हैं तो क्या होता है? लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसे ब्राह्मण और स्वर्ण भी मरते हैं, और इसमें कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, स्वर्ण हो, वो सब मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दास तथा मित्रों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजन को खो देते हैं। कह रहे चाहे कोई भी हो, वो भी क्या करता, अगर युद्ध में शामिल है तो या तो खो देगा या आप किसी को मार देगा। ये सारी चीज होती है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं धर्म का पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब उसको क्या हो रहा है? पश्चाताप, यानी कि उसने युद्ध लड़ा है, उसने गलत किया, युद्ध लड़कर वो पश्चाताप कर रहा है, और अब क्या करेगा? धर्म का पालन करेगा और दूसरों को क्या देगा? शिक्षा देगा। ऐसे निर्णय लिया है। किसने? अशोक ने। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से, अब आपको धर्म के विषय में पता चलेगा कि धर्म है क्या, इसको अभी बताऊंगा। धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना चाहता हूं। बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं अभिलेख
भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं अभिलेख? भविष्य के लिए एक मैसेज के रूप में उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। क्या कर रहा है वो? युद्ध करने को मना कर रहा है। इसके बदले यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। युद्ध करने से अच्छा है कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, और धर्म का सांस्कृतिक रूप है धर्म। प्राकृतिक कथा धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बेसिकली बात कर रहा है। ये एक सोचने वाली बात है। क्लियर है? क्या है? एक सोचने वाली बात। तो ये है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन। देख लिया? चलिए, तो ये था अशोक के द्वारा जो आपका वर्णन किया गया था कलिंग युद्ध का। थोड़ा और देखते हैं इसमें। देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? उड़ीसा का प्राचीन नाम। सबसे पहले आप एक बार स्थिति को देख लीजिए कि कलिंग आखिर में है कहां। तो ये देखिए, ये रहा उड़ीसा। देख रहे हैं कलिंग? इस क्षेत्र को विजय प्राप्त की थी, इस वाले पूरे हिस्से को। क्लियर है? किसने की थी? अशोक ने। और आप कलिंग से, ये देखिए, पाटलिपुत्र, ये रीजन, ये मगध है ना, ये बिहार वाला क्षेत्र है। मगध यही तो था, ठीक? इस पूरे पार्ट को किसने जीता था? अशोक ने। तो आप देखेंगे कलिंग तटवर्ती यानी कि कोस्टल एरिया वाला क्षेत्र है, और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबार देखकर युद्ध से विस्मृति हो गई, यानी कि उसको बड़ा बुरा लगा कि मैंने क्या कर दिया, और युद्ध से वो दूर भाग गया। उसने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। और क्या कहा उसने? कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भविष्य में आपका युद्ध आपका नहीं करूंगा। ऐसा निर्णय कौन ले रहा है? अशोक। अशोक ने एक बात कही थी। अशोक का धर्म क्या था? हम कह रहा है ना अशोक अपने अभिलेख में कि मैं युद्ध ना करके अगर धर्म को बढ़ाता तो मैं लोगों पर बलपूर्वक नहीं बल्कि धर्म के माध्यम से उनका दिल जीतना चाहता हूं। तो धर्म क्या है? आइए उस धर्म को पढ़ते हैं कि अशोक के अनुसार धर्म का क्या मतलब है। अशोक के धर्म से किसी देवी देवता की पूजा अथवा कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात साफ होगी, उसका धर्म क्या है? ना तो किसी देवता की वो पूजा करने के लिए कह रहा है, ना भी हवन पूजा पाठ के लिए कह रहा है। उन्हें लगता है कि पिता अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार की शिक्षा दें। क्या करना चाहिए? एक पिता को अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देनी चाहिए। वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें कि बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे, और वो क्या कर रहे हैं? बौद्ध के जो उपदेश हैं उनसे प्रेरित होकर वो अपनी प्रजा को निर्देश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? देखिए, ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। संवेदना मतलब जिनके विषय में वो सोचते थे, उनका हृदय विनम्र था, जिनके प्रति उनके इमोशनल थे। देखिए, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार आपका टकराव भी पैदा हो जाता था। कैसे थे? अलग अलग मानने वाले लोग थे, आपस में टकराव जो है वो आपका टकराव भी पैदा हो सकता था। जानवरों की बलि आपकी चढ़ाई जाती थी। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों से झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन सभी समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। कह रहे ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों हो रही हैं, इसका एकमात्र जड़ है, और एकमात्र जड़ क्या है? वो है आपका कर्तव्य। इसलिए उन्हें धम्म यानी कि महत्व के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देता था। देखिए, कह रहे हैं कि आपस में पड़ोसी लड़ रहे हैं, माँ बाप से लड़ाई हो रही है, ये सारी चीजें हैं, ये क्यों है? कह रहे इसका एकमात्र कारण है नैतिकता। लोग अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, और कर्तव्य से भागने की वजह से ही क्या हो रही है?
ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में उत्कीर्ण करवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़ाकर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। देखिए, उसने क्या करा रहा है, शिलालेख को लिखवा रहा है, स्तंभों को लिखवा रहा है, और क्या निर्देश दे रहा है कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते आप उन्हें स्वयं आपका पढ़कर सुनाएं कि राजा ने उनके लिए क्या मैसेज दिया है। सोच को देखिए, इतनी बड़ी सोच, विश्व शांति को लेकर चल रहे हैं, समरूपता की बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अशोक ने धम्म के विचारों से प्रसारित करने के लिए उसने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे, ताकि क्या हो सके, हम धम्म का अधिक से अधिक बाप का प्रचार कर सके। ठीक, क्या कर सके, हम धम्म का अधिक से अधिक प्रचार कर सके। एक इमेज आपके सामने है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो अशोक का धम्म है, ये आपको समझ आया कि अशोक का धम्म क्या था? देखिए, चलिए अब एक इमेज आप अच्छे से देख लीजिए। देख रहे हैं, ये वृषभ है, इसको हम सांड कहते हैं, बुल्स। क्या कह रहे हैं? उत्कीर्ण पालिश वाले पत्थर पर इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। देखिए, मौर्य काल का मिला है, स्तंभ पर बना हुआ है और एक उत्कीर्ण पत्थर पर था, बढ़िया। अब देखिए कैसे में डिजाइनिंग हो रखी है, अच्छी, और वर्तमान में ये राष्ट्रपति भवन में आपका रखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, उन्होंने सड़क बनवाई। किसने बनवाई सड़क? अशोक ने। कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की। ये कितनी बड़ी बात है। सड़क बनवा रहा राजा, कुएं खुदवा रहा है, विश्राम गृह बनवा रहा है, जानवरों और मनुष्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर रहा है। दोनों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि पशुओं और मनुष्य के लिए दोनों के साथ चिकित्सा की व्यवस्था की बात है। अशोक, अब देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ, हवन यज्ञ से है। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं तो उनके बच्चों के का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और बच्चों की यात्रा शुरू करते हैं, तब तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यह लोग दूसरी रीतियों को मानने से ज्यादा फलदायक होगी कि अन्य प्रकार की रीति क्या है। ये हम अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करने, बड़ों का आदर करने, सभी जीवों पर दया करने, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देने से है। कह रहे आप पूजा पाठ मत करिए, जब आपका बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर मरने तक हम कितने कर्म कांड करते हैं, आप ये कुछ मत करिए। अपने दासों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। जो आपके जीव हैं आप उनके प्रति दयावान रहिए। ब्राह्मणों को, आपका जो श्रम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप उनको दान करिए। यही सबसे बड़ा पुण्य है। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही गलत है। आप अपने धर्म की बात कर रहे हैं कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, आपका दूसरे का गलत है, तो इस तरह की बात ना करें। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वो अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी का आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमारी ऐसी भाषाओं में बात करते हैं जहां हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने और उनकी बातों को बताया जिनके आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है लॉजिकल है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताता है जो आज भी प्रासंगिक है। और आपको पता है अशोक के जितने भी सारी चीजें हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं?
प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे स्क्रिप्ट है। क्लियर है? तो आपके अनुसार अशोक क्या था, क्या उनकी धम्म नीति थी, किस तरह से उन्होंने पालन किया है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरंभिक ब्राह्मी, आरंभिक देवनागरी यानी कि हिंदी, बंगला, मलयालम और तमिल, इसमें एक अक्षर है। अब देखिए, कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत में ज्यादातर लिपि में सैकड़ों वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि का उत्पन्न हुआ। आ अक्षर को अलग अलग भाषा में दिखाया गया। कौन सा अक्षर लिखा है? आ। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि में इसको ऐसे लिखते हैं, देवनागरी में ऐसे, बंगला में ऐसे, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे। सोच के देखिए, तो सारी भाषाएं कैसी हो रही हैं? भाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो रही हैं। चलिए, एक बात हुई थी रेशम मार्ग की, बड़ा फेमस है रेशम मार्ग, पारस की खाड़ी से होते हुए। सबसे पहले ये देखिए, ये है तिब्बत, चाइना। ये जो रेड रेड है ना, देख रहे हैं, तो बाउंड्री बनी हुई है। ये पूरा रेशम मार्ग है और ये है हिमालय, यानी कि ये भारत की स्थिति है। ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये पूरा भारत की स्थिति, और ये तिब्बत है, ये आपका चाइना है। ये देख रहे हैं, इस तरह से पूरा ये आपके मंगोलिया, ताशकंद, पामीर, इस तरह से होते हुए, ये देखिए, भूमध्य सागर में आप लोग देखेंगे, इस पूरे क्षेत्र में क्या होता था, मध्य एशिया में पूरा आपका व्यापार होता था चीन के माध्यम से। आप कह रहे हैं ना, रेड कलर से चीन शासकों का नियंत्रण दिखाया गया है, ग्रीन से कुषाणों का। ये महत्वपूर्ण मार्ग है, यहाँ फारस में नियंत्रण था। इनको मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे सबसे पहले, आप ये रेगिस्तान है कुछ, आप इनको भरिए। चलिए, कौन स्कूल भरेगा इनको? जहां पर सम्राट का सीधा शासन होता था, वहां अधिकारी वसूलते थे। क्या वसूलते होंगे बच्चों? इतनी बार पढ़ा है, आज भी पढ़ा है सबको, तो आपको पता होगा, बड़ा सिंपल। वहां वो लोग कर वसूलते होंगे, टैक्स, कर। राजकुमार को अक्सर प्रांतों में डैश डैश के रूप में भेजा जाता था, तो या तो राज्यपाल या गवर्नर। तो क्या आएगा? राज्यपाल। देख लिया? अगला देखिए, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण करते थे। अभी अभी पढ़ाया मैंने और गोल करके समझाया था, आपको क्लियर होना चाहिए। मार्गों पर, देखिए, मार्गों पर और नदियों पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे हमेशा से। क्लियर है? प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। आपको पता होना चाहिए, यहां आएगा नजराना। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। इसमें अगर किसी का कोई डाउट बन रहा है, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, तो पूरे चैप्टर में आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप चाइना के दीवार के विषय में आप खुद पढ़िए कि चाइना की जो दीवार है वो क्यों बनी थी। चलिए, देख लिया? कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी किसी प्रकार की?
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।